स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बहुत दिनों से देख रहे हैं कि आजकल आप लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, तो कृपया मेरी आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखें और लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों में अधिक से अधिक हमारा ये वीडियो पहुंच सके। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे जो पॉलिटिक्स की सीरीज स्टार्ट की है, तो आज उसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। और बहुत से लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो जान लीजिए कि यही एक वैसा वक्त है कि जब दुनिया सोई हो और आप जाग रहे हो। जब सब लोग न पढ़ाई करें और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो मान के चलिए कि आप अपनी सफलता की ओर आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हो। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। जो लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद, और जो हमारी मदद कर रहे हैं इसमें, उन सभी का भी धन्यवाद। तो चलिए हम लोग पॉलिटिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिया है, मौलिक अधिकार के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीपीएसपी। डीपीएसपी का राज्य का नीति निर्देशक तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, जो हमारे संविधान निर्माण करता थे, जो संविधान के निर्माण करने वाले जो सदस्य थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सर उसमें जो थे, उन लोगों का ये मानना था कि जैसे कि हमारे देश में जितनी भी चीज़ें हैं, या जितनी भी संपत्ति है या शिक्षा है, हमारे प्रत्येक भारतीय को, नागरिकों को उपलब्ध होनी चाहिए। देश में जितनी संपत्ति है, प्रत्येक नागरिकों के बीच में समान रूप से क्या होना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए था। लेकिन आप याद कीजिए कि 1947 से 50 का दौर था, तो उस देश में, हमारे देश में बहुत सी जगह पर रजवाड़े थे। उनकी संपत्ति छीनना बहुत कठिन था, और सभी के बीच में अगर जो संपत्ति का बंटवारा करना भी बहुत कठिन था, क्योंकि अधिकतर उन्हीं लोगों के सदस्य पहुँचे थे संविधान सभा में। जानते होंगे कि जो उस वक्त राजघराने से थे, जो या बहुत उच्च घराने से थे, तो वही लोग संविधान सभा में पहुँचे थे। लेकिन अम्बेडकर सर ने व्यवस्था ये की थी कि भाई हमारे देश का जो सरकार बनेगी, जो हमारी कार्यपालिका बनेगी, तो वो व्यक्ति क्या करेंगे, वो हमारे देश में जो इसमें आर्टिकल्स लिखे गए, जो प्रावधान किए हैं, हमारे देश की जो सरकार होगी उन प्रावधानों को पूर्ण करेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये कर दिया गया कि हमारे देश की संविधान, जो हमारे देश की न्यायपालिका है, इनमें जो बातें लिखी गई है, आप इनको प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जाकर आप केस नहीं कर सकते। जैसे मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाकर के आप राज्य के खिलाफ, राज्य जानते हैं किसे कहते हैं, हमने कहा था कि सरकार जिन संस्थाओं में पैसा देती है, या सरकार जिन संस्थाओं को स्थापित करती है, उसे कहते हैं राज्य। अगर राज्य आपके किसी भी मौलिक अधिकारों को हनन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ एक प्रकार से केस कर सकते हैं मौलिक अधिकारों को हनन होने के बाद। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें दी गई है, अगर सरकार इसको पूरा नहीं करती है, तो आप सरकार के खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस दायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाद्य योग्य नहीं है। मतलब आप इसको लागू करवा नहीं सकते, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बड़ा है, या जो ये नीति निर्देशक तत्व या मौलिक अधिकार, कौन बड़ा है दोनों में से? तो देखिए, न तो नीति निर्देशक तत्व बड़ा है और ना ही मौलिक अधिकार, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा था कि नीति निर्देशक तत्व बड़ा है, एक और कथन करके दिया था, फिर उसमें दिया था कथन करके कि मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व से बड़ा है, फिर एक में लिखा था कि नीति निर्देशक मौलिक अधिकार से बड़ा है। तो यह बात आपको वहाँ पर याद रहनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के संपूरक है, न कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। और हमने बताया कि इसे आप जा करके न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते इसकी पूर्ति करने के लिए, यही एक गलती है। और हमारे देश के नागरिकों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मौलिक अधिकारों को छोड़ करके नीति निर्देशक तत्वों की मांग कीजिए, अपने देश की सरकार से मांग कीजिए कि हमारे देश में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। अगर नीति निर्देशक तत्व लागू हो जाते हैं, तो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके हम प्रावधानों को जब देखेंगे तो पूरी बातों को समझेंगे कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। और मेरी आवाज़ ये जहाँ तक पहुँचे, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी सरकार से मांग करे तो नीति निर्देशक तत्वों की मांग करे, कहे कि नहीं मुझे नीति निर्देशक तत्व को लागू किया जाए। अगर नीति निर्देशक तत्व लागू हो जाता है, तो मान के चलिएगा कि हमारे देश में जो गरीबी, भूखमरी, बीमारी, ये सब जो चीज़ें हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि मुख्य बातें इसी में, मौलिक अधिकार तो छोटा मोटा एक प्रकार से झुंझुना है, असली मुख्य बातें तो नीति निर्देशक तत्वों में लिखी गई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो मैंने बातें बताई है, उस बातों को याद रखिएगा कि इसे आप न्यायालय में नहीं लागू करवाने के लिए केस दायर कर सकते हैं। और जो भी बातें हैं, देखिए, एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें कही गई है, एक प्रकार से जो हमारे देश की कार्यपालिका होती है, जो सरकार होती है,
यह उनका दायित्व है कि जैसे जैसे समय बदलता जाए, जैसे जैसे सरकार हमारी शक्तिशाली होती चली जाएगी, हमारे देश के नागरिकों को ये सब जो प्रावधान किए गए हैं उपलब्ध कराएगी। हमारे देश की सरकार क्या करती है, यहाँ की आम जनता को, यहाँ के देश की जनता को क्या करती है, गुमराह करके रखती है। यहाँ के देश की जनता जब भी मांग करेगी इन सब चीज़ों की ना, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इनको क्या दिखाएंगे। यहाँ की जनता जब भी पढ़ लिख लेगी तो नीति निर्देशक तत्वों की मांग करेगी। ये जब मांग करेगी तो ऐसे समय में देश की जनता जागरूक हो रही होगी, तो सरकार इनको क्या दिखाएगा कि हमारा असली दुश्मन चाइना है, असली दुश्मन पाकिस्तान है, असली दुश्मन मुस्लिम है, असली दुश्मन हिंदू है। इस तरीके से दंगे करवाती रहती हैं। मतलब यहाँ की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। तो अगर इन सब चीज़ों की मांग करे तो यहाँ की जनता को मूर्ख बनाया जाता है। ये सब बातें करके भारत, पाकिस्तान, चाइना, ये सब बातें कह करके बस मूर्ख बनाया जाता है। तो आप लोग अपने मुद्दों से ना हटे। इस चीज़ को पढ़ने के बाद आपको बहुत कुछ बातें समझ में आएगी। तो देखिए, तो पूछा जाता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है इनमें से संविधान के भाग कितने में। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 में। कौन से भाग में आता है, भाग 4। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो 36 से 51 तक, 36 से 51 तक भाग 4। और इसके अंदर अनुच्छेद 36 से 51 कितने अनुच्छेद आएंगे, 36, 15, 51। तो 15 मत लगा दीजिएगा कि कितने अनुच्छेद आते हैं, कुल 16 आएंगे। 36 से लेकर 51 गिनेंगे तो कुल 16 आएंगे। फिर आते हैं लेख 36 में कि भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 36 है उसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई कि राज्य किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि राज्य किसे कहते हैं, यानी सरकार जिन संस्थाओं में पैसा देती है, हमारे देश की जो सरकार है वो जिन जिन संस्थाओं को स्थापित की है वो सभी राज्य हैं। यानी आर्टिकल 12 में जिन्हें राज्य कहा गया है, आर्टिकल 36 में भी उन्हीं को राज्य कहा गया है। फिर आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं है। कि मतलब नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें कही गई होगी, आप इसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में आप सरकार के खिलाफ केस दायर नहीं कर सकते, या राज्य के खिलाफ आप केस दायर नहीं कर सकते। यही बात लिख करके हमारे संविधान निर्माणकर्ताओं ने देश के नागरिकों को क्या कर दिया, कमज़ोर बना दिया। जब इनमें जितनी बातें लिखी गई है इनके लिए आप सरकार से मांग ही नहीं कर सकते तो लागू भी नहीं करा सकते। लेकिन यहाँ के देश की जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर देश की जनता यही चाह जाए तो सरकार भी इसी पक्ष में काम करेगी। यहाँ की जनता अगर मंदिर के पक्ष में है तो सरकार मंदिर बनवाएगी। यहाँ की जनता जिस पक्ष में होगी उसी पक्ष में काम होता है। तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। फिर आगे है आर्टिकल 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी समाजवाद की स्थापना करना ये हमारा राज्य करेगा। ये इसमें लिखा गया, संविधान के 38 में लिखा है कि जब हमारे देश की सरकार होगी और शक्तिशाली हो जाएगी तो लोक कल्याणकारी समाजवाद का मतलब होता है कि देश की जितनी संपत्ति होगी इनमें से किसी व्यक्ति के पास न तो बहुत अधिक संपत्ति होगी और न ही किसी व्यक्ति के पास सबसे कम संपत्ति होगी। समाजवाद का मतलब ये होता है कि संपत्ति धीरे धीरे क्या होगी, लोगों में बराबर बांटी जाएगी, यानी कि उनमें भेदभाव समाप्त किया जाएगा। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश का 70% जो संपत्ति है वो 10% लोगों के हाथों में है। तो एक तरीके से हमारे देश में तो जो पूंजी का सामान्यीकरण होना चाहिए, सामान्यीकरण न होकर पूंजी का क्या हो रहा है, एकत्रीकरण हो रहा है। अभी देख रहे हैं कोरोना का लॉकडाउन में देखे होंगे कि बहुत से व्यक्ति अरबपति जो लिस्ट में है बहुत तेज़ी से बढ़े हैं हमारे भारत में ही। तो बहुत तेज़ी से शोषण हुआ है इस देश में लॉकडाउन के दौरान। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य समाजवाद की स्थापना करना आर्टिकल 38 में लिखा है। इसमें लिखा गया है कि संपत्ति का सभी के बीच में समान रूप से वितरण होगा, जिससे कि जो सामाजिक भेदभाव है लोगों में, जो सामाजिक एक तरीके से एक दूसरे के प्रति नफरत है, तो ये सब बातें दूर होंगी। लेकिन कहा गया है सिर्फ, लेकिन ऐसा तो लागू हो नहीं रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 है। इसमें कहा गया है स्त्री पुरुष सभी नागरिकों को समान उपार्जन का अवसर कराया जाएगा। क्या कहा गया है, स्त्री पुरुष, यानी कि हमारे देश में स्त्री हो चाहे पुरुष हो या कोई भी नागरिक हो, चाहे हो सकता है थर्ड जेंडर भी हो, उन सभी नागरिकों को इनकम करने के लिए, ये आय उपलब्ध कराने के लिए, सभी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या करेगा, प्रयास करेगा। ये सब जितने भी हैं सरकार को एक प्रकार से निर्देश दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा कि सरकार समय समय पर ऐसा करेगा। लेकिन जानते हैं कि स्त्री पुरुष और हमारे देश के नागरिक इस वक्त कितनी बड़ी बेरोजगारी से ग्रसित हैं। आर्टिकल 39 के ए के तहत हमारे देश के प्रत्येक स्त्री पुरुष और नागरिकों को क्या है, उनको रोजगार पाने का एक प्रकार से
अधिकार तो नहीं है, लेकिन राज्य इसके लिए प्रयास करेगा कि सभी स्त्री पुरुष और नागरिकों को क्या करेगा, रोजगार उपलब्ध कराएगा। आर्टिकल 39 कहता है। फिर उसी में आर्टिकल 39 में लिखा है कि भौतिक संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए। भौतिक संसाधन क्या क्या चीज़ें थे भाई, जैसे यहाँ पर भूमि हो गई, भूमि, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, पानी, ये सब जो जितनी चीज़ें होती हैं, हवा, ये सब जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब क्या होते हैं, भौतिक संसाधन होते हैं। और हमारा आर्टिकल 39 कहता है कि भौतिक संसाधनों का हमारे देश में समान वितरण होना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे देश में समान वितरण, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने जो बताया अभी कि 10% लोगों के पास देश की 70% संपत्ति है, तो ये तो कभी समान वितरण हो ही नहीं सकता। सरकार इसके लिए प्रयासरत भी नहीं है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि पूंजी का कितना तेजी से एकत्रीकरण हुआ है। तो भौतिक संसाधनों का समान वितरण होगा, यह आर्टिकल 39 कहता है। ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 39 के ही अंतर्गत है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। आप लोगों ने देखा होगा कि जो शिक्षा मित्र होते हैं वो आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि एक जो विद्यालय होते हैं प्राइमरी स्कूल, उसमें शिक्षा मित्र भी वही कार्य कर रहे हैं और सरकारी जो है परमानेंट है वो भी वही कार्य कर रहे हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं। आप शिक्षा मित्र को 10,000 दे रहे हैं, जबकि परमानेंट जो है उसको आप 70,000 रुपये दे रहे हैं। तो उनका कहना था कि भाई हमारे संविधान का जो आर्टिकल 39 है वो कहता है कि जब समान काम, एक ही काम कर रहे हो तो वेतन भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आर्टिकल 39 कहना चाहिए या तो जिनका 70,000 उनका भी घटा के 10,000 ले जाइए, या जिनका 10,000 इनका भी बढ़ा के कितना ले जाइए, 70,000 ले जाएंगे। तो हमारा तो ऐसे में सोचना है कि दोनों को एक ऐसे लिमिट यानी 30-35,000 तक ला करके दोनों को मैनेज करना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में अलग ही विडंबना चलती है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन कौन सा आर्टिकल्स कहता है, आर्टिकल 39 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है कि एक ही जगह पे कार्य करने वाले, एक समान कार्य करने वाले लोगों को एक समान वेतन मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में बड़ी अजीब विडंबना है कि सरकार जब सरकारी नौकरी करवाती है तो 80,000 90,000 केंद्रीय सरकार वालों को जो सरकारी नौकरी करती देती है, लेकिन हमारे ही उसी देश में जो मनरेगा में कार्य करने वाले लोग होते हैं उन्हें 205 रुपये दिया जाता है। इतनी कठिन मेहनत करवाने के बाद 205। महंगाई बढ़ रहा है किसके हिसाब से, 80,000 कमाने वाले के हिसाब से, लेकिन जो सरकार मनरेगा के तहत 205 रुपये देगी, क्या सरकार मूर्ख है इतना, या सरकार अंधी है। महंगाई अब बढ़ा रहे हैं 80,000 वाले के हिसाब से, 205 रुपये दे रहे हैं, इसमें कौन सा काम चलेगा। कहेंगे कि हम संविधान के हिसाब से काम करवा रहे हैं, संविधान के हिसाब से मतलब एक तो आप 80,000 दे रहे हैं, एक को 205, कम से कम इसका भी बढ़ा के 800-1,000 ले जाइए भाई मनरेगा वाले का भी, ताकि इनका भी तो अपना परिवार चले। 205 रुपये में कौन सी शिक्षा बढ़िया प्राप्त कर लेगा, एक दिन कमाएगा, वो भी स्वास्थ्य रहे, अच्छा रहेगा तभी कमा पाएगा। तो हमारे देश के नागरिकों को जागने की ज़रूरत है, सभी को जागना ज़रूरत है। जिस दिन इस देश की आम जनता जाग जाएगी उस दिन सभी को बराबर प्राप्त होंगे, लेकिन जब हमारे देश की जनता संविधान ही नहीं समझेगा तो इस बात को नहीं समझ पाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन हमारा संविधान आर्टिकल 39 कहता है। फिर पुरुष स्त्री का स्वास्थ्य व बालकों के सुकुमार अवस्था का ख्याल भी कौन रखेगा, मतलब पुरुष स्त्री जो होते हैं इनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है कि इनकी मतलब ऐसे काम में इनको ना लगा दो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वो कार्य हो। जैसे नाले ओले में जो काम करवाने के लिए भेज देते हैं गरीबों को, आज भी देखेंगे तो कुछ विशेष जाति के लोग ही नाले सब का कार्य करते हैं। ये बड़ी अजीब विडंबना है। तो वही कहा गया स्त्री पुरुष स्वास्थ्य व बालकों के सुकुमार अवस्था का ख्याल भी रखना किसका कर्तव्य है, राज्य का ये एक प्रकार से दायित्व है। ये सब जो है राज्य का ये दायित्व है। दायित्व का मतलब एक प्रकार से वो इसके लिए आबद्ध है, लेकिन यहाँ की जनता इसकी मांग नहीं करती है। मंदिरा की मांग करेगी तो क्या होगा, इस सब चीज़ों की मांग करता तब ना यहाँ की सरकार जागती। फिर उसके बाद आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें ग्राम पंचायतों की स्थापना, जो ग्राम पंचायतों की स्थापना है ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। आप लोग जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर साहब जो थे ग्राम पंचायत के बहुत विरोधी थे, कि उनका कहना था कि ग्राम पंचायत स्थापित नहीं होना चाहिए था, लेकिन महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े समर्थक थे। अंबेडकर साहब का कहना था कि अगर ग्राम पंचायती होगी तो जो गाँव में जो चुनाव होंगे तो गाँव का जो व्यक्ति अमीर होगा वही चुनाव जीतेगा, जो शक्तिशाली होगा। वो सही कहा था, अंबेडकर साहब ने भी सही कहा था। अब देख भी रहे होंगे कि इतना बड़ा लोकतंत्र है, गांव में अधिकतर वही व्यक्ति चुनाव जीतता है जिन व्यक्ति के पास धन बल होते हैं, देखे होंगे। तो इसीलिए अंबेडकर साहब इसके बहुत बड़े विरोधी थे। लेकिन बाद में ये तो हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में था, लेकिन बाद में 1992 में इसे क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है 1993 में, 24 अप्रैल 1993 के दिन। तो ग्राम पंचायत का जो उल्लेख किया गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करेगा, ये किस अनुच्छेद में था, अनुच्छेद 40 में। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 41, इसमें क्या है, काम
शिक्षा, बुढ़ापे में निःशक्तता। निःशक्तता का मतलब बुढ़ापा में जो शक्ति हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो ऐसे समय में निःशक्तता की स्थिति में सुविधाएं उपलब्ध कराना। मतलब हमारे देश में जो काम, शिक्षा और निःशक्तता, ये सब जो चीज़ें होती हैं, यानी बुढ़ापे अगर आप कमज़ोर हो गए हैं, तो ऐसे समय में सरकार का यह कर्तव्य है कि उस बूढ़े व्यक्ति के लिए जितनी आवश्यकताएं होनी चाहिए वो उपलब्ध कराएगा कौन? राज्य उपलब्ध कराएगा, यानी सरकार उपलब्ध कराएगी। आप अमेरिका में जाएंगे तो जो वहाँ पे 60 वर्ष के व्यक्ति कोई हो जाते हैं, तो वहाँ पर उनका पूरा दायित्व कौन देखता है? सरकार देखती है। तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 42। इसमें है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। प्रसूति सहायता का मतलब होता है कि हमारे देश में जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, तो जब वो बच्चा जब डिलीवरी होता है, तो आप लोग देखे होंगे कि महिलाओं को 2500 या 2000 रुपये के आसपास डिलीवरी के बाद मिलता है। तो यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत ही, प्रसूति का मतलब होता है बच्चे पैदा करने वक्त सहायता उपलब्ध कराना, यह सरकार का कर्तव्य। इसीलिए जो एम्बुलेंस चलता है फ्री वाला, सरकारी हॉस्पिटल जो चलता है प्रसूति कराने वाला, तो अनुच्छेद 42 के तहत ही सरकार उपलब्ध कराती है। आपको याद रहे कि प्रसूति सहायता उपलब्ध करानी, यह सरकार का क्या प्रकार से दायित्व है, अनुच्छेद 42 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 43। इस अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया है? कुटीर उद्योग और सहकारिता को बढ़ावा देना, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग आप जानते होंगे, छोटे उद्योगों को कहते हैं, छोटे लेवल के बिजनेस जो होते हैं। और सहकारिता का मतलब होता है कि आपस में मिलजुल करके व्यापार स्थापित करना, उसे कहते हैं सहकारिता। यानी सरकार भी आपको कुछ लोन उपलब्ध कराएगी और आप भाई पड़ोसी मिलकर जो व्यवसाय स्थापित करेंगे, इसे कहते हैं सहकारिता। यानी सह मतलब साथ मिलकर कार्य करना। तो अनुच्छेद 43 के तहत राज्य कुटीर उद्योग और सहकारिता को बढ़ावा देगी, अनुच्छेद 43 के तहत ये है। फिर अनुच्छेद 43 में ये एक है कि उद्योगों एवं उपक्रमों के, जो भी हमारे देश में उद्योग होंगे, जो व्यवसाय होंगे, जो उपक्रम होंगे, इनके संचालन में जो श्रमिक होंगे, उन श्रमिकों का भी प्रबंधन में भागीदारी बढ़ाना। ये कहाँ पर है? अनुच्छेद 43A में। 43A में कि मतलब जो उद्योग धंधे स्थापित है, जो बिजनेस व्यवसाय स्थापित है, उनमें हमारे देश के श्रमिकों की भी भागीदारी होनी जरूरी है। ये हमारे देश के सरकार को कही गई है, इन्हीं राज्य का यह कर्तव्य है कि ये भी काम वो उपलब्ध करे, क्योंकि श्रमिकों का शोषण होगा तो श्रमिकों का कौन सुनेगा? जब श्रमिक के ही लोग प्रबंधन में या संचालन में जब भागीदार रहेंगे, तो ये अपनी बात खुद करेंगे। इसीलिए आर्टिकल 43A में लिखा गया है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखें। फिर आता है अनुच्छेद 44। इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि हमारे देश में सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लिए एक समान कानून होने चाहिए। इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में IPC की जो धारा है, इंडियन पेनल कोड, कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है, चोरी करता है, गुलाम कुछ भी करता है, दंडित करता है, कुछ भी मारता पीटता है, तो IPC के तहत इंडियन पेनल कोड एक बना है 1860 का, उसके तहत सज़ा दी जाती है। तो उसमें तो वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के तहत मिलता है उनको सज़ा। क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल होगा उसके लिए एक समान कानून है, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, सभी के लिए एक ही सज़ा है। लेकिन हमारे देश में जैसे विवाह से संबंधित हो गए कानून, और विवाह से संबंधित हो गया, और प्रॉपर्टी से संबंधित हो गया, इन सबसे संबंधित एक ही कानून हमारे देश में लागू नहीं है। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। तो जैसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सामने संविधान सभा में ये सवाल उठा था कि भाई आप हमारे देश का संविधान बना रहे हैं और अलग अलग धर्म के लिए, अलग अलग जातियों के लिए आप अलग अलग कानून बनाए हैं, तो कैसे आप एक संविधान चलेगा? तो अम्बेडकर साहब ने कहा था उस वक्त कि हमारे संविधान का एक आर्टिकल है 44। इस आर्टिकल 44 में लिखा गया है कि राज्य जब सक्षम हो जाएगा तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी के लिए एक कानून बनाएगा। इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। ऐसे समान नागरिक संहिता पे एक वीडियो बनाएंगे, बहुत थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन समान नागरिक संहिता एक बहुत बड़ा चैप्टर है। यहाँ पर बस इतना समझिए कि किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 44 के तहत। इसी के तहत हिंदू कोड बिल सब आए थे। फिर उसके बाद है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 45 था, तो अनुच्छेद 45 यहाँ पे छूट गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अनुच्छेद 45 में सभी 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये अनुच्छेद 45 के तहत राज्य का यह दायित्व है कि वह 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेगा? उनकी स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा का देखभाल करेगा। स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों का देखभाल करेगा। ये पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की गई है? तो अनुच्छेद 45 में। तो ये बात आपको याद रहे। फिर अनुच्छेद 46 में है कि SC ST एवं दुर्बल वर्ग के शिक्षा एवं अर्थ का मतलब होता है धन, अर्थ मतलब होता है धन संबंधी हितों की रक्षा करना। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह SC ST एवं दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का क्या करे? रक्षा करे। जैसे आप लोग सुने होंगे
कि किसी हमारे देश का जो दलित जाति में कुछ निम्न वर्गीय आते हैं SC ST में, उनका ज़मीन कोई दूसरा उच्च जाति का व्यक्ति नहीं खरीद सकता। अगर खरीद सकता है तो एक उसके लिए विशेष कागज बनवाना पड़ता है। तो आर्टिकल वो 46 के तहत है कि SC ST के दुर्बल, ये सब दुर्बल वर्ग में आते हैं, इनके अर्थ यानी धन और संबंधी हितों की जो रक्षा करनी है वो भी आर्टिकल 46 के तहत है। तो हमारे देश में इसी अनुच्छेद के तहत ये कायदा सरकार ने किया हुआ है कि क्योंकि इनकी संपत्ति मजबूरी में बेच देंगे तो बचेगा नहीं। फिर आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या लिखा है कि लोगों के पोषाहार का मतलब हमारे शरीर के लिए जितनी आवश्यक भोजन होनी चाहिए वो भोजन सरकार हम सभी को क्या करेगा, उपलब्ध कराएगा। इसी के लिए तो इसी के तहत तो देखे होंगे कि हमारे यहाँ सरकार गांव में जो चलता है, जो राशन मिलता है राशन की दुकान पे, तो लोगों को ये पोषाहार इसी के तहत अनुच्छेद 47 के तहत ही उपलब्ध कराई जाती है कि हमारे देश में लोगों के पोषाहार एवं स्वास्थ्य को ऊँचा करना, ये हमारा सरकार का क्या है, दायित्व है कि लोगों को पोषाहार और स्वास्थ्य इनका स्तर क्या करे, ऊंचा करे। हमारे संविधान के आर्टिकल 47 के तहत बहुत से देखे होंगे टीका दवाइयाँ इसे फ्री में सरकार उपलब्ध कराती है क्योंकि आर्टिकल 47 में लिखा गया है। तो ये सब बातें हैं। फिर आता है आर्टिकल 48 में लिखा है कि कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण। हमारे देश में जैसे आप बहुत लोग देखेंगे गौ हत्या प्रबंधित है या बछड़ा या दूध देने वाली गायों पर रोक लगाई गई कि इनका आप हत्या नहीं करवा सकते। ये सब जो बातें कही गई है ना आर्टिकल 48 में ही कही गई है, 48 में ही कि आप इसके तहत जो दुधारू पशु होते हैं, गाय बछड़ा भैंस, ये सब जो होते हैं, इनकी कटने पर आप रोक लगा सकता है सरकार जब चाहे तब, और नहीं चाहे तो कटने दिया जाए। तो आर्टिकल 48 के तहत ऐसा किया जाता है। कृषि एवं पशुपालन का आधुनिकीकरण इसी के तहत किया जाता है। फिर आर्टिकल 48 के 1 के तहत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है, यानी हमारे देश में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना और इसमें सुधार लाना किस आर्टिकल के तहत आता है, तो अनुच्छेद 48 के A के तहत है। यानी कि पूछ लिया जाएगा कि किस नीति किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है, तो अनुच्छेद 48 A के तहत। फिर एक आता है अनुच्छेद 50। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका मतलब केंद्र सरकार हो गया, राज्य सरकार हो गया, ये DM हो गए, ये सब जो होते हैं ये कार्यपालिका होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ये सब जो DM हुए ये सब कार्यपालिका होते हैं। और जब कार्यपालिका है अगर ये न्यायपालिका में डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर अपना कार्य नहीं कर सकती। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका न्यायपालिका से हमेशा क्या रहेगी, अलग रहेगी, दोनों पृथक रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। तो अनुच्छेद 50 के तहत ही कहा गया है ये। फिर उसके बाद आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारा राज्य क्या करेगा, हमेशा प्रयासरत या प्रयत्न करेगा, उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति। लेकिन हमारे देश में जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए जब चुनाव आते हैं तो हमारे यहाँ के नेता भी झगड़े लगाने चालू कर देते हैं कि किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा हो जाए तो जिससे कि इसका वोटिंग का फायदा मिले। तो हमारे इसी संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा है कि हमारा राज्य क्या करेगा, हमारे देश का जो सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा। फिर इसमें एक अनुच्छेद छूट गया था, अनुच्छेद 49। ये देखो 48 के बाद सीधे 50 आ गया, तो 49 छूट गया था। तो 49 में लिखा गया है कि हमारे संविधान का हमारा जो राज्य है यानी जो सरकार होगी वो विरासत स्थलों को क्या करेगी, संरक्षण प्रदान करेगी। विरासत स्थल जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गए, यानी जिसे यूनेस्को ने मान्यता प्रदान की हो उसे कहते हैं विरासत स्थल। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वो विरासत स्थलों को क्या करे, संरक्षण प्रदान करे। लेकिन जैसा कि आप लोग पता होगा कि सरकार हाल ही में बहुत तेज़ी से नाम बदल रहा है। अभी तो सुने थे कि मुमताज ताजमहल का नाम बदल के कोनो सीता महल होने वाला है। तो यह राज्य का हमारे यहाँ कर्तव्य है कि वो क्या करे, इन हेरिटेज साइट्स का संरक्षण करे और इनको बढ़ावा दे। तो इतनी बातें आप लोग समझिएगा। फिर अब आगे बचेगा मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51A के तहत ही आता है, इसी भाग 4 के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो आज इतना ही वीडियो था, आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर साल बनते हैं। एक मौलिक अधिकार और एक नीति निषेध तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग ध्यान से सुने, इसके लिए सभी को धन्यवाद। तो गुड नाइट और बाय।